अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। सियासत अपनी जगह पे, बाकी मामलात अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला वो है पाकिस्तान की मईशत को किस तरह से दुरुस्त सिम पर डाला जाए। और जो इतलात आ रही हैं और जो डेवलपमेंट्स हैं वो कोई हौसला अफजा नहीं है। अगर डॉलर और रुपए की कदर की बात करें तो 5 रोज़ के दौरान जो डॉलर के मुकाबले में जो रुपए की कदर है तकरीबन 7 रुपए कम हुई है, और तकरीबन इंटर बैंक में आज जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो रेट था वो तकरीबन 193 रुपए था। और वजह उसकी ये है कि कन्फ्यूजन है, अनसर्टनिटी है, क्योंकि ये जो नई गवर्नमेंट आई थी, कोalition गवर्नमेंट कह लें, यूनिटी गवर्नमेंट का भी इसे नाम देते हैं, मुश्किल फैसले अभी तक वो ले नहीं पा रही। और नतीजा हमारे सामने है कि उस कन्फ्यूजन की वजह से स्टॉक मार्केट भी आपको उसमें मंदी नजर आ रही है और रुपए की कदर में भी मुसलसल कमी हो रही है। और अब शहबाज, ज़ाहिर है कि जब हालात इतने ख़राब हैं और मुआशी सूरत हाल इतनी अबतर है तो ब्लेम गेम भी अपनी जगह पर जारी है। इस हवाले से आज जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट अगर मैं आपके सामने रख दूं तो ज़ाहिर है कि जो उसका क्रक्स है वो तो बुनियादी तौर पर यही है कि वो ये जो गवर्नमेंट अभी आए हुए, इनको 1 महीना हुआ है, सारा इल्ज़ाम इन पर डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रुपया तारीख की कम तरीन सतह यानी कि 193 पर है। 8 मार्च को जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सबमिट किया गया था तो 178 रुपये था। शरह सूद वो कहते हैं कि 1998 के बाद 15% की बुलंद तरीन सतह पे आ गई है। स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स नीचे गिर गई है। इसी तरह से जो महंगाई की शरह है वो जनवरी 2020 के बाद सबसे ज़्यादा 13.4% है। और आगे चल के ये बात कहते हैं, और उसकी वजह यह है कि जो इस गवर्नमेंट को फैसले लेने चाहिए वो फैसले ले नहीं पा रहे। और उन्होंने कोट एंड कोट में कहा कि शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़जाना थे जब, और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, न्यूट्रल्स मीन हम कोई लगी लिपटी बात नहीं करते, सीधी सी बात है, वो असली क़यादत की बात कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। उनको वार्न किया था कि अगर उनके खिलाफ साजिश कामयाब हो गई तो फिर पाकिस्तान की जो मईशत है वो तबाह हो जाएगी, और आज वही हुआ है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो दावा साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का है कितना दुरुस्त है कि जिम्मेदार वो नहीं है, जिम्मेदार कोट एंड कोट इंपोर्टेड गवर्नमेंट है। देखिए कामरान, ये जो इमरान खान साहब का ट्वीट है ये इंसल्ट है लोगों की इंटेलिजेंस की, और अपने जो उसके फॉलोअर्स, उनकी पार्टी के, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनकी भी इंटेलिजेंस की इंसल्ट है। इस ट्वीट से मतलब ये आ रहा है कि अगस्त 2018 से लेके अप्रैल 2022 तक पाकिस्तान में कोई हुकूमत नहीं थी। जो एक इत्तेहादी जो हुकूमत बनी है, ये सारी कसूरवार ये इत्तेहादियों की हुकूमत है। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और मुझे जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा मुझे हैरानगी हुई कि इतने ब्लेटेंटली ये लोग हकाइक को तरोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। खुद जब ये वज़ीर आज़म थे तो ये कहते थे कि मीडिया फेक स्टोरी देता है, और कभी इन्होंने कोई फेक स्टोरी साबित तो नहीं की, लेकिन प्राइवेट मीटिंग में ये बड़े इस तरह के पैगाम देते थे। ये 8 मार्च का उन्होंने, जैसे आपने फरमाया कि 178 रुपये का डॉलर था, मुझे ये बताएं 8 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक किसकी हुकूमत थी पाकिस्तान में? अगर इनकी हुकूमत नहीं थी तो फिर ये जो 900 अरब रुपए से ज्यादा की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने फैसले किए, क्या वो सारे फैसले गलत थे? उन फैसलों की जो फिस्कल इंप्लीकेशन, उसके जिम्मेदार कौन है? तो ये प्रॉब्लम ये है कि इनको इतना ज्यादा हकाइक को खराब करके पेश करने की अब इनको एक आदत पड़ गई है कि अब जो अवाम भी है, जो इनके फॉलोअर्स भी हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। बाकी बात इन्होंने जो ट्वीट का सेकंड पार्ट है इनकी, वो ठीक है कि जो इत्तेहादी हुकूमत है इसने अभी फैसलों में ये ताखीर कर रही है, उसके ऊपर भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ों का जिम्मेदार ठहराना 3 हफ्ते या 1 महीना पुरानी हुकूमत को, मेरा ख्याल ये ज्यादती होगी। ये PTI वाले अपने उस टाइम को याद करें जब इनको 100 दिनों में ये कुछ नहीं कर सके थे। फिर 6 माह की बात हुई, फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया इनको 6 माह या 1 साल और दे दे। तो ये जरा इससे पहले कि आप मजीद हकायक की तरफ आए, एक मुझे डेविल्स एडवोकेट प्ले करने दें। मतलब उनका कहने का मकसद ये है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए जो डीस्टेबलाइजेशन हुई, चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई, उसकी वजह से ये मामले होते। अस्यूम करें कि अगर ये तहरीक अदम एतमाद ना आती और आज इमरान खान साहब की गवर्नमेंट होती, तो क्या जो मुआशी हालात हैं, ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं, ये बेहतर होते? आज ये इससे भी अबतर होते।
हालात ऐसे हैं कि ये जो फैसले आज जहां पे हम खड़े हुए हैं, जहां पे नई हुकूमत खड़ी हुई है, ये इस वजह से सब कुछ हो रहा है कि जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का एक इंतहाई गलत और एक सियासी फैसला उन्होंने किया 28 फरवरी को, जो फ्यूल प्राइसेस के ऊपर सब्सिडी दी, उसकी वजह से आज हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोगों की इंटेलिजेंस की इतनी इंसल्ट ना करें, लोग अभी भी इस मुल्क में पढ़ते हैं और उनको हकायक का पता है। कुछ हकायक की अगर नाज़रीन हम बात कर लेते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि रुपया जो है वो पाकिस्तान की तारीख के इस वक्त जो लोएस्ट उसकी जो एक वैल्यू है उसके ऊपर है, तकरीबन 193 रुपए का $1 आपको इस वक्त मिल रहा है। इंटर बैंक में, ओपन मार्केट में ये 195 रुपए के करीब है। जब पीटीआई की हुकूमत इक्तदार में आई थी तो ये 122 रुपए का था, और जब इन्होंने जिस दिन इक्तदार छोड़ा तो ये 184 रुपए 68 पैसे का था। पीएमएलएन के टाइम पे, जिसकी जिम्मेदारी पीएमएलएन ही की बनती है, ऑल्दो पॉलिसीज पीटीआई की खराब है, जो माजी में उन्होंने कुछ किया नहीं, तो तकरीबन 8 रुपए की कमी हो चुकी है रुपए की कदर में। शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में इसमें मजीद कमी होती है, यानी ये अब डिपेंड करेगा उन फैसलों के ऊपर जो कि पीएमएलएन ने करने और अभी तक कर नहीं पाई। इसमें कामरान दूसरी जो चीज़ है, रुपए की कदर में कमी की बहुत बड़ी वजह जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर है उसमें जिस तेज़ी से कमी आ रही है। $10.3 अरब के रिजर्व्स हमारे हो गए हैं 6 मई तक, और याद रहे कि अगस्त 2021 में साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की तारीख के हाईएस्ट रिजर्व्स की हमें मुबारकबाद दी थी, और मैंने उस वक्त ही कह दिया था कि ये बंदा आपको किसी गलत साइड पे लेके जा रहा है, और वही हुआ। ये जो रिजर्व्स में कमी आ रही है उसके ऊपर जो पेमेंट्स आ रही है पाकिस्तान की जिम्मे, जो कि उसकी वजह से रुपए के ऊपर प्रेशर, और सबसे बड़ी जो दूसरी वजह है जो मार्केट में अनसर्टेनिटी है कि जो इत्तेहादी हुकूमत है ये क्या मुश्किल फैसले कर पाएगी, यानी तो ये दूसरा फैक्टर है। इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 दिन जो मुलाकातें हुई हैं लंदन के अंदर, वहाँ पे ये अहम फैसले होने थे। अभी तक ऑफिशियली तो वहाँ से कोई चीज़ नहीं आई, गालिबन फैसला वहाँ पे यही हुआ है पीएमएलएन की क़यादत की तरफ से कि जो इन्होंने फैसले किए हैं इकॉनमी से रिलेटेड भी और पॉलिटिकल भी, तो इत्तेहादी जमातों को इत्मीनान में लेकर उनको अनाउंस किया जाएगा। लेकिन मेरी इतलात कुछ ऐसी हैं कि शायद अब वो मुश्किल फैसले करने को तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा अभी भी एक विदन पीएमएलएन ग्रुप है जिनका ये ख्याल है कि जो पीटीआई के जो बुरे अमाल हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के, उसकी जिम्मेदारी हम क्यों लें, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जो वो क्यों इरोड हो, तो इसके ऊपर हो सकता है अगले 1-2 दिन तो उनको मेरे ख्याल में ये इक्तदार में आने से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि लोगों की शॉर्ट मेमोरी है। जो आपने कहा कि पीएमएलएन के अंदर ज़ाहिर है कि कंफ्यूजन भी है, एक डिवीजन भी है। जो सबसे बड़ा फैसला आपको पता है लेना था वो है कि जो तेल पर जो सब्सिडी इमरान खान साहब देकर गए थे, वो आईएमएफ के साथ जो उन्होंने मुआहदा किया था उसके भी खिलाफ था, और उसी वजह से अब वो जो मुआहदा है वो रिवाइव भी नहीं हो पा रहा। अब उस हवाले से जो मेरी इत्तला है, कुछ नून लीग के जो सीनियर अरकान है उनसे बात हुई ये लंदन जाने से पहले, जब जो कुछ हुआ उसमें पहले तो शहबाज शरीफ साहब रेजिस्ट कर रहे थे, तो के मिफ्ता इस्माइल साहब इस फेवर में थे, वो प्योरली बेस्ड ऑन जो इकोनॉमिक रियलिटीज़ हैं वो फैसले करना चाहते थे। फिर नवाज शरीफ साहब भी इस हक में नहीं थे, और जो उनके कोalition पार्टनर्स हैं जरदारी साहब, फजलुर रहमान साहब, वो भी यही कहते थे कि अगर हमने ये विड्रॉ किया और ये हवाला दिया क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो फिर तो एग्जैक्टली जो इमरान खान का जो नैरेटिव है फिर हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। माजी में जब वो तेल की कीमतें बढ़ाते थे एग्जैक्टली यही प्ली लेते थे और हम उनके ऊपर क्रिटिसाइज करते थे। तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन की वजह, और एक जो वजह आप भी बेहतर जानते हैं, पीएमएलएन के अंदर ये भी एक कंसर्न पाया जाता है कि शायद मिफ्ता इस्माइल साहब शायद उस हवाले से इतने फैसला करने में उनके पास इख्तियार नहीं है। अभी भी शायद इसहाक डार कहीं ना कहीं वो असर अंदाज होना चाहते हैं, और जो नून लीग के कुछ रहनुमाएं वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि अगर तो यही बात है तो इसहाक डार को पाकिस्तान आना चाहिए और खुद फिर लीड करना चाहिए, वरना अदरवाइज मिफ्ता इस्माइल साहब पे छोड़ दें ताकि वो फैसला करें। अच्छा, इसमें सिर्फ इसहाक डार साहब नहीं है, इसहाक डार साहब तो पब्लिकली आ चुके हैं। जो बाकी कुछ काबीना के अरकान हैं, प्लानिंग मिनिस्टर हैं, रेलवेज मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जो हैं, उनकी तरफ से भी प्राइम मिनिस्टर को इसी किस्म की एडवाइस की गई थी। एक बात जो मुझे अभी इनिशियली पता चली, हतमी तौर पर हम नहीं कह सकते, कि बीच में एक बात आई थी कि शायद मिफ्ता इस्माइल साहब को तब्दील कर दिया जाए और डार साहब वापस आ जाएं। तो लग नहीं रहा कि अब डार साहब वापस आएंगे। जो लंदन यात्रा के बाद मुझे कुछ इनिशियल इतलात है, मैं हतमी तौर पर इस पर बात नहीं कर रहा, लगता कि अब मिफ्ता इस्माइल कंटिन्यू करेगी, थोड़ी सी एक तो सर्टेनिटी यहाँ पे आ जाएगी। दूसरा मेरा ख्याल जो डार साहब की बात की हमने आगे जाके करनी थी, वो थोड़ा सा अभी यहाँ पे नाज़रीन को बता देते हैं कि 2 दिन पहले नाज़रीन इसहाक डार साहब ने लंदन में जब बात की मीडिया से, तो उन्होंने जो फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज के हवाले से उनका क्या स्टेटमेंट था, जरा सुनते हैं। ये इतना आसान काम नहीं है। ये पाकिस्तान की अवाम इतना ज़्यादा महंगाई का तूफ़ान बर्दाश्त कर चुकी है पिछले चंद सालों में कि अब वो मज़ीद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। और हमने देखा कि एक तरफ 2% हमने खाने पीने की अशिया की महंगाई छोड़ी थी 2018 में, आज वो
डबल डिजिट में है, जनरल इन्फ्लेशन 13% पे है, और शहरों में 19% तक गई है खाने पीने की अशिया की महंगाई, देहातों में 24% तक गई है, तो अफोर्डेबल नहीं है। जी नाज़रीन, आपने सुना, वो बता रहे हैं कि मुल्क के अंदर पहले ही इतनी महंगाई है कि मजीद तेल की कीमतों में इजाफा करके लोगों पे बोझ नहीं डाला जा सकता। लेकिन कामरान, फिर यहाँ पे आ जाती है बात कि फिर अगर बोझ नहीं डाला जा सकता तो जैसे आपने कहा इक़्तिदार में आने से पहले सोचना चाहिए था। अब इक़्तिदार में आ गया, अब आपके पास चॉइसेस नहीं। अब अगली बात पे आ जाते हैं। 18 मई से पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात टेंटेटिवली स्केड्यूल है प्रोग्राम की रिवाइवल के लिए। दोहा में, पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन इसकी जो प्री कंडीशन है वो 15 मई को तेल की कीमतों में इजाफे की है। तो जो अभी इनिशियल जो रिपोर्ट्स आई हैं लंदन से, लग रहा है कि शायद हुकूमत ये तेल की कीमतों में कुछ इजाफा 15 मई से कर दे। अब ये यहाँ पे तक बात पहुंची कैसे, आज थोड़ा सा नाज़रीन उसका बैकग्राउंड बता देते हैं। एक हुकूमत का ये ख्याल था PMLN का कि जब हम इक़्तिदार में आ जाएंगे तो सऊदी अरब और चीन से हमें इतनी सपोर्ट मिल जाएगी कि 1-2 माह में हमें स्पेस मिलेगी फिस्कल, जो हमारे ऊपर दबाव है अदायगियों का और जो एक्सटर्नल सेक्टर की जो उसमें वल्नरेबिलिटीज़ हैं, वो फॉर द टाइम बिंग हमें थोड़ी सी फुर्सत मिल गई, हम आराम से उनको सेटल कर लेंगे। वो चीज़ हुई नहीं है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में मैंने इसके ऊपर डिटेल एक स्टोरी की। जो सबसे बड़ा शौक था वो चीन और सऊदी अरब की तरफ से आया। चीन को हमने एक मार्च में $2.3 अरब का जो कमर्शियल लोन था वापस किया, इस उम्मीद के ऊपर कि अप्रैल में मिल जाएगा। अब उसकी जो फर्दर डिटेल, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, नई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ये है कि चीन ने उसके ऊपर एक शर्त लगा दी है कि ये वाला जो पैसा है अब आप सिर्फ इसको रिजर्व्स में शो करने के लिए आप दिखा सकते हो, इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये वाली जो शर्त थी, ये चीन के पहले सिर्फ उनके जो सेफ डिपॉजिट होते थे जिसकी इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है, जो उन्होंने $4 अरब का दिया हुआ, इसके अलावा स्टेट बैंक में जो है उसके ऊपर ये शर्त थी। कमर्शियल कर्जा चूंकि एक्सपेंसिव होता है और जो गवर्नमेंट ले रही है वो उसके इस्तेमाल के लिए ले रही है, तो ये शर्त चीन ने वहां पे भी लगा दी। तो ये एक सेटबैक है, इसलिए आप देख रहे हैं कि रिजर्व जो आपके अभी भी जो उम्मीद थी कि $12 अरब पे वापस चले जाएंगे, वो हुआ नहीं। दूसरा इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ गया वो सऊदी अरब की तरफ से। सऊदी अरब से जैसा कि हमने बताया था कि $7.4 अरब की पाकिस्तान को उम्मीद थी पैकेज की, जिसमें $4.2 अरब तो पहले आ चुका है, वो उसकी हम एक्सटेंशन चाह रहे थे। तो एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग सऊदी अरब वो पैसा विड्रॉ नहीं कर रहा है। जो इजाफी था $3.2 अरब की डिमांड हमारी, जिसमें $2 अरब कैश था, वो फौरी तौर पर हमें नहीं मिल रहा। दूसरा हमारा ये ख्याल था कि ऑयल और डेफर्ड पेमेंट के ऊपर तो हमें मसला नहीं होगा। $1.2 अरब की जो सालाना फैसिलिटी है वो बढ़ाकर हो जाएगी $2.4 अरब। तो उसके ऊपर जो मेरे जराए बता रहे हैं कि सऊदी हुकूमत ने यह कहा कि हमें अभी मुश्किल है, हम आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि अब हमारी एग्जिम बैंक इन चीज़ों को डील करती है, तो हम आपको इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का एक उनका कमर्शियल आर्म है जो डेफर्ड पेमेंट्स पर ऑयल खरीदने के लिए पैसे देता है, तो उससे हम आपको अरेंज कर देते हैं। मतलब उन्होंने एक दूसरी साइड पे पाकिस्तान को चला दिया जो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। ये वो फैक्टर्स थे, और जब फिर ये मेरी खबर आई मीडिया में, उसके बाद फिर चीज़ें मार्केट में ओपन नहीं, तो फिर आप देख रहे हैं कि 2-4 दिन से एक दबाव वाली कैफियत है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका एतराफ़ खुद खुर्रम दस्तगीर साहब ने किया। मेरी 2-3 रोज़ पहले उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ये बिल्कुल ये अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान की तारीख में बात है कि पहली दफ़ा जो आपके दोस्त ममालिक हैं, जो आपकी पहले मदद किया करते थे, और अब वो ये कहते हैं कि पहले आप IMF के पास जाएं, IMF से अपने प्रोग्राम की स्टैंप लगवाएं, फिर हम आपकी मदद करेंगे। ये ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि ये बिल्कुल, और उसका जो इल्ज़ाम है वो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को देखते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है उसको इतना ज़्यादा हिट किया है कि अब आपके दोस्त ममालिक भी आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं। और इवन जो IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए, आप बेहतर जानते हैं, तो उनका ये भी कहना था कि वो भी बड़े टफ निगोशिएशंस थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर PTI की गवर्नमेंट होती तो शायद हम उनसे बात भी ना करते। ये बात ठीक है, क्योंकि जो कुछ इन्होंने कर दिया था साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने इकॉनमी के साथ अंडर द सुपरविजन ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो काफ़ी थे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन जारी रखें और बताएंगे कि अब एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के ऊपर क्या शराइत लगा दी है। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ ब्रेक से पहले भी आपको बताया कि जो हमारे दोस्त ममालिक माजी में जो हमारी जिस तरह खुल के मदद करते थे, शायद अब उनका जो सब्र का पैमाना है वो भी लबरेज हो गया है। तो उसी से क्यों पकड़ते हुए जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी जब उनसे हम कर्जा मांगने जाते हैं तो नई नई शराइत, और ऐसी शराइत जो शायद पाकिस्तान के लिए उसको मानना अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। तो इसी हवाले से एशियन डेवलपमेंट बैंक दो के अगर आप कॉम्पोजिशन देखें तो उनको कंट्रोल कहते हैं कि बाय एंड लार्ज चीन का बहुत ज़्यादा, चीन और जापान, चीन का इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, ठीक है। और अब सुना है कि हम उनके पास जो अपनी अर्जी लेकर गए हैं नया कर्जा लेने के लिए,
तो उन्होंने भी कुछ ऐसी शराइत आयद कर दी हैं जो माजी में उसकी हमें मिसाल नहीं मिलती, क्या वजह है? देखिए, एडीबी हिस्टोरिकली बड़ा सॉफ्ट रहा है और मुझे याद है 2008 में, और वजह उसकी यही है कि क्योंकि चीन और उसका भी एक थोड़ा सा जो ब्रेटन वुड सिस्टम है आपका, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, उससे ये डिफरेंट सोच इनकी है और हमारा एशियाई कल्चर जो है वो इसमें रिफ्लेक्ट होता है। 2008 में पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट होने के करीब था। सितंबर 2008 में जब नई हुकूमत उस वक्त आई तो एडीबी ने $300 मिलियन का कर्जा एक ही दिन में अप्रूव करके डिस्बर्स कर दिया था। फास्ट ट्रैक वो सारा किया था। इस हद तक ये माजी में पाकिस्तान की मदद करते रहे अभी भी। लेकिन अब कुछ लग रहा है कि ये तमाम जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने हाथ मिला लिया और इसमें चीन, सऊदी अरबिया, सबका एक ही है कि जो जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने कहा था ना कि बिगड़ी हुई कौम है, तो इसको ठीक करने के लिए एक तरीका कि आईएमएफ के डिसिप्लिन में लेके। अभी कल एशियाई तरक्याती बैंक के जो पाकिस्तान में कंट्री हेड है उनकी वजीर मुमलिकत जो फाइनेंस की हैं डॉक्टर आयशा पाशा, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी कि एडीबी $2.5 बिलियन तक एडिशनल पाकिस्तान को देने को तैयार है, जिसमें $1.5 बिलियन हम फौरी देने को दे सकते हैं। अब ये जो $1.5 बिलियन है कामरान, ये एडीबी ने एक जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए पैकेज अप्रूव किया है, जो पोस्ट कोविड उनका एक प्लान है, उसका वो हिस्सा है और इसका नाम है काउंटर सिक्लिकल फाइनेंस फैसिलिटी। ये इसका शरह सूद भी कम है, 7 साल की पीरियड के लिए है ये, और इसके साथ उस तरह की पॉलिसी नहीं, कंडीशन नहीं अटैच कि आपने कोई अपनी पॉलिसीज में अमेंडमेंट लेके आनी है। लाइक आप कहते हैं बिजली की कीमतें बढ़ा दें, इसके सब कोई चक्कर नहीं है। ये एक फास्ट ट्रैक हो सकता है, लेकिन ये लेने के लिए भी एडीबी की तरफ से कुछ शराइत आई हैं। लेकिन उससे पहले की शराइत क्या मैं बताऊं आपको, हमें पता था ये फैसिलिटी, इसके ऊपर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उन्होंने काफ़ी काम किया जो एडीबी में है। हमें पता था कि एडीबी का बोर्ड इसको 3 मई को अप्रूव करने जा रहा है और उसके लिए हमें एक फॉर्मल चिट्ठी लिखनी है, दरखास्त करनी कि हमें इसमें से पैसा चाहिए। तो हम इतनी हमारी इनकॉम्पिटेंट ईएडी की इस वक्त मैनेजमेंट है कि खत तक आज तक वो लिख नहीं सके। और ना सिर्फ ये एक इशू, हमें इन हालात में जब पैसों की बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है, जो ईएडी की इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के जो जिम्मे काम होता है, डिस्बर्समेंट्स को फास्ट ट्रैक करवाना, अपनी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी से कोऑर्डिनेट करना, वो भी वो सही नहीं कर सके और इसके डिस्बर्समेंट भी स्लो हो रही है। तो मेरा ख्याल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ईएडी की तरफ देखने की जरूरत है, वहां पे क्या हो रहा है। अब आ जाते हैं इनकी शराइत के ऊपर। शराइत में नाज़रीन उसकी जो सबसे बड़ी एक इसके अंदर जो शर्त ये है कि पाकिस्तान का जो डेट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। अब इसके अंदर एक आयरनी है कि हमारे गैर मुल्की कर्जों का हजम जो है इस वक्त तकरीबन दिसंबर तक $130 अरब है, जिसमें हुकूमत के ज़िम्मे कोई $102 अरब है और ओवरऑल हमारा जो डेट है, जो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो 44 ट्रिलियन के करीब हो चुका है। तो डेट सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर पाकिस्तान की डेट पोजीशन जो है वो सस्टेनेबल है तो फिर हम कर्जा देंगे। इसकी हमेशा की इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव होती है। अगर आप आईएमएफ की भी रिपोर्ट पढ़ती है तो उसमें वो ऊपर कुछ और बड़ी बुरी सी कहानी बना रहे थे, आखिर में कह देते हैं कि पाकिस्तान जो रीपे कर सकता है इसके जिम्मे कर्जा। तो एक उनकी ये शर्त है कि पाकिस्तान का जो कर्जा इसके जिम्मे है उसकी डेट सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, पैसा वापस कर सके। दूसरा, पाकिस्तान को फिस्कल पॉलिसीज जो है, जो असल बात है जिसको इस आईएमएफ का भी प्रोग्राम रुका हुआ है, इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, फिस्कल पॉलिसीज हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिफॉल्ट के खतरात बढ़ रहे हैं। तो एडीबी को पाकिस्तान से अश्योरेंस चाहिए कि इस डिफॉल्ट को ये नहीं होगा और इसके लिए जो फिस्कल पॉलिसीज हैं उसको रिवर्स किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि फ्यूल जो सब्सिडीज अब हम दे रहे हैं ये हम नहीं दे सकते फर्दर। और इंपॉर्टेंटली आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट प्लान है वो शेयर करना पड़ेगा। और लास्टली एडीबी ने यह कहा कि पाकिस्तान को आईएमएफ से गुड हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी का एक सर्टिफिकेट चाहिए, एक असेसमेंट लेटर कि पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है ऑन राइट ट्रैक है। तो अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी राइट ट्रैक होती और आईएमएफ ये सर्टिफिकेट देने की पोजीशन में होता तो शायद हम इन हालात में ना होते जहां पे हम आज खड़े हुए हैं। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, आपने ज़रूर बात की कि जो एडीपी जमानत मांग रहा है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। तो ब्रेक पे जाने से पहले ज़ाहिर है कि बहुत से लोग जो श्रीलंका में इस वक्त हालात हैं उसको भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे होंगे और यहाँ पे भी ये खदशे का इजहार किया जाता है कि कहीं पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात ना हो जाएं। अगर आप क्लोजली देखें, 2 के श्रीलंका पाकिस्तान के मुकाबले में एक छोटा मुल्क है, 2 करोड़ 20 लाख उसकी आबादी है। वहां पे भी एक क्रॉनिक प्रॉब्लम एक चलता रहा ट्विन डेफिसिट का, करंट अकाउंट डेफिसिट और बजट डेफिसिट। और ओवर द इयर्स वहां पे भी उन्होंने रिफॉर्म्स नहीं की। कुछ ये जो करंट गवर्नमेंट थी उनसे गलतियां हुई, जिसके नतीजे में वहां पे हुआ क्या कि वो आईएमएफ के प्रोग्राम में जाने में उन्होंने डिले की। वहां पर जो उनकी लोकल करेंसी थी उसके में ड्रास्टिक वहां पे कमी हुई, जिसके नतीजे में जो अप्रैल का जो इन्फ्लेशन या महंगाई की शरह है वो 30% रही। खाने पीने की जो अशिया है वो 50% महंगी हुई और सबसे बढ़कर जो उनके सेंट्रल बैंक में जो रिजर्व्स थे वो सिर्फ $50 मिलियन रह गए, जिसके नतीजे में जाहिर है कि जो वो एसेंशियल फूड आइटम्स हैं, फ्यूल है, उसको वो इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। तो खुदा ना खास्ता
पाकिस्तान में अभी जाहिर है कि जिस तरीके से जो फॉरेन रिजर्व्स हैं तेजी से नीचे जा रहे हैं, अगर हम IMF के प्रोग्राम में ना गए और हमारे दोस्तों ने हमारी मदद ना की तो जाहिर है कि शायद हमारे हालात वहां पे चले जाएं। एक पॉजिटिव जरूर बात है कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान जितना भी बड़ा क्राइसिस हो कभी डिफॉल्ट नहीं किया, तो लेट्स होप कि इस दफा भी ऐसे ही हो। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद महंगाई का तस्करा करेंगे कि इस गवर्नमेंट का क्या उसके ऊपर फोकस है या नहीं है। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की जो ओवरऑल माशी सूरत हाल है, आम आदमी का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो तो महंगाई है। और अप्रैल के महीने में अगर आप देखें जो हुकूमत के अपने आदादो शुमार हैं, महंगाई की शरह 13.4% रही। और उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, जो वक्त पर डिसीजन नहीं हो पा रहे, जिसके नतीजे में ज़ाहिर है आपको महंगाई देखने को मिल रही है। ज़ाहिर है कि शहबाज जब ये गवर्नमेंट आई तो इनसे तो तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा, खास करके जो उनके वोटर्स और सपोर्टर्स हैं उनकी थी, क्योंकि कहा जाता है कि ये पहला मौका नहीं है कि ये जमातें गवर्नमेंट में आई हैं। इनकी अगर इकोनॉमिक टीम देखें तो ऑन द फेस ऑफ इट ये ज़्यादा तजुर्बाकार हैं, तो इनसे तवक्को थी कि ये महंगाई को बेहतर तरीके से निपटेंगे या आगे कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तक तकरीबन 1 माह हो चुका है, इनकी दिलचस्पी का ये आलम है। आई डोंट नो कि क्या इसकी वजह है कि इतनी कन्फ्यूजन है कि जो एक प्राइसिंग मॉनिटरिंग कमेटी है उसकी अभी तक तो एक मीटिंग तक तो उन्होंने की नहीं, तो महंगाई को कहां से डील करेंगे? वैसे कामरान, मेरे लिए भी एक हैरान कुन बात है जब मैं ये स्टोरी पे काम कर रहा था कि नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी, तो मैं समझता हूँ इतनी इफेक्टिव नहीं है, बट वो आपको एक ओवरऑल आपको प्राइसेस के लिए एक मैटर तो करते हैं ना कि स्पेसिफिकली एक इशू डिस्कस कर रहे हैं, इसके साथ आपका इंटरेक्शन हो जाता है वज़ीर ख़ज़ाना के कि हर सूबे में क्या पोजीशन चल रही है। ऑल्दो महंगाई तो सूबों ने कंट्रोल करनी, वफाकी हुकूमत का उसमें इतना स्वाइस की पॉलिसीज के जैसे वीट को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, इस तरह की चीजें। तो मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि अभी तक इन्होंने नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग नहीं की। ना सिर्फ ये, बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब का भी अभी तक इसके ऊपर इतना कोई खास फोकस मुझे नजर नहीं आया, सवाए इसके कि उन्होंने वीट की पोजीशन के ऊपर उन्होंने एक मीटिंग की और वो मीटिंग करके उन्होंने फैसला किया कि हमें 30 लाख मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट करनी है, और वो फिर ECC ने 2 दिन पहले उसकी मंजूरी भी दे दी। और शुगर की एक्सपोर्ट पे बैन भी किया नहीं, शुगर की एक्सपोर्ट पहले से बैन थी। अच्छा, वो तो एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स था, उसमें इतना नहीं था। उसमें जो इनको चाहिए कि जो प्राइस उसमें जो होर्डिंग हो रही है, मैनिपुलेशन हो रही है, वहां पे उसको जरूर चेक करना चाहिए सूबों को। लेकिन इससे बढ़कर जो ज्यादा बड़ी चीज है और जिसकी वजह से हर हुकूमत काफी हद तक अंधेरे में रहती है, वो ये कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपको ऐसे ऐसे लॉलीपॉप्स देती है कि आप खुद परेशान हो जाते हैं, और फिर पहले आप परेशान होते हैं, फिर आप खुद उनके जो झांसे होते हैं उसमें आ जाते हैं। अभी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल महंगाई की चल रही है, हर चीज तकरीबन आपकी महंगी हो चुकी है। गाड़ियों की कीमतें हर महीने अब चेंज होना शुरू हो गई हैं और कोई लगता है उनको पूछने वाला नहीं है। इसी तरह आपकी जो खाने पीने की अशियां हैं उनकी कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इस सारी चीज़ों के बावजूद जो अब बजट है, IMF के पास हमने जाना है, तो वजारत खजाना के इकोनॉमिक एडवाइजरी विंग है, वो फोरकास्ट करता है कि अगले माली साल में जो महंगाई की शरह होगी वो 9.5% होगी। अब ऐसे वक्त में जब मुल्क के अंदर महंगाई की शरह इस वक्त चल रही है तकरीबन 14%, अगर IMF का प्रोग्राम बहाल होता है, तेल की कीमतें उसके लिए में इजाफा होगा, बिजली की कीमतों में इजाफा हो सकता है, गैस की कीमतों में इजाफा हो सकता है, रुपए की कदर ऊपर नीचे और हो सकती है। तो इन सारे हालात में 9.5% की फोरकास्टिंग करने के लिए बहुत बड़ा जिगर और दिल चाहिए। देखिए, और ये क्रेडिबिलिटी तो ऐसे ही ना कि जो पिछला माली साल था या ये जो करंट माली साल है, इसकी जो ओरिजिनल जो टारगेट था वो तो 7% था इन्फ्लेशन का, पहले 8% का हदफ था जो तखमीना लगाया गया था। और अब उस स्टेट बैंक की भी रिस्पांसिबिलिटी है, वो पहले 7 से 9 की बात करते थे, वो 11+ की बात कर रहे हैं, और एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट आप देखें किधर जा रहा है। और अब 9.5% कर रहे हैं, तो अगर उस ट्रैक रिकॉर्ड को सामने देखें तो इजीली 11.5-12% अगले साल की बात कर रहे हैं। अगले साल की बात। अच्छा, इसमें जो एक चीज पॉजिटिव है कि जो वज़ीर मुमलिकत है डॉक्टर आयशा, उन्होंने इस नंबर को मानने से इनकार किया। अच्छा, उन्होंने कहा जी आप इसकी रियलिस्टिक हमें असम्पशन दें, ये मत बताएं कि क्या पॉजिटिव हो सकता है क्या नहीं। तो वो उन्होंने फिलहाल इस नंबर को एक्सेप्ट नहीं किया, विच इज अ गुड साइन। बट हैविंग सेड दैट, इस पे मेरा ख्याल है जो हुकूमत को अब चाहिए ये कि ये जो इनके विंग्स हैं मुख्तलिफ, खासतौर पर डेट ऑफिस है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, इकोनॉमिक एडवाइजरी विंग को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ब्यूरोक्रेसी को, और EAD इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन को खासतौर पर उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो हुकूमत को देर नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे फैसले करने चाहिए। दूसरी इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है, जहां पे इकोनॉमिक एडवाइजरी विंग 9.5% की इन्फ्लेशन की फोकस कर रहा है, तो प्लानिंग कमीशन की जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो तकरीबन 12% के आ रहे हैं, एवरेज की बात हो रही है अगले साल की, तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन। और अगर तो वो ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है उनका, गिवन द ग्राउंड। अगर ये 9.5 के ऊपर आप बजट बनाते हैं तो फिर आपकी जो शरह सूद की पॉलिसी और होगी,
आपकी बजट की पॉलिसी और होगी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी आपकी और होगी। तो इतना आप 2-2.5% कहने को तो 9.5 और 12 है, बट एक्चुअली पाकिस्तान की सारी इकोनॉमिक और फिस्कल पॉलिसीज का आउटलुक चेंज हो जाता है। तो एक तो ये तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो क्लोज टू रियलिटी जो आपकी टारगेट है, ये असेसमेंट है इन्फ्लेशन का, ये बहुत जरूरी है आपकी ओवरऑल जो इकोनॉमिक आउटलुक है। अगर आप गलत असेसमेंट करेंगे तो इसका मतलब, आप कहने का मतलब ये है कि अगर महंगाई की शरह का हदफ गलत आप उसको कम करके दिखाएंगे तो फिर एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर आपके सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल बिल्कुल आउट हो जाएंगे। और यही सूरत हाल इस वक्त आ रही है। एस्टिमेट्स जो आ रहे हैं आपके इकोनॉमिक ग्रोथ के, इस साल के भी और अगले साल के भी। अब इस साल के जो इकोनॉमिक ग्रोथ के एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो वेरी कर रहे हैं बिटवीन 4% to 5%, जबकि अगले साल की भी फोरकास्टिंग के ऊपर अभी इस पर फाइनली, लेकिन ये चीजें अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं। बट जब ये चीजें इनिशियल स्टेज के ऊपर थी और हैं, इस अरसा के दौरान आपकी जो चीजें हैं वो, मैं अगर आप कह भी देते तो आपको गिनवा भी देते हो कौन कौन सी चीजें महंगी हो चुकी हैं। और हमें ये बात अब नहीं भूलनी चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का मरकजी किरदार है अब महंगाई को कंट्रोल करने में। ये प्राइस स्टेबिलिटी अब उनकी जिम्मेदारी है, तो उनकी तरफ से स्टेट बैंक का नया गवर्नर अभी तक नहीं लगाया। लास्ट टाइम आपको याद है आपने कहा था कि अगली कैबिनेट मीटिंग होगी, उस वक्त तक इंतजार करेंगे, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। ये वीक पूरा गुजर गया, अभी तक फैसला नहीं कर पाए वो। चले, मेरा ख्याल शायद लंदन में कोई फैसला हो गया हो। हाँ, ये तो अभी एक दो दिन और दे देते हैं। चले, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें यूसुफ नजर ज्वाइन करेंगे, वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने जो मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की मुआशी, 5 जो प्रपोजल्स दिए हैं कि किस तरीके से उनसे निकला जा सकता है, लेकिन क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है उस तरह के हार्श मेजर लेने के। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमें ज्वाइन किया अभी स्काइप पर यूसुफ नजर साहब ने, माहिर माशियात हैं और इकोनॉमी पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं। हाल ही में उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, उस पर उन्होंने चंद तजावीज़ भी दी हैं कि किस तरीके से उनसे निकला जाए। तो बहुत शुक्रिया यूसुफ नजर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपने 13 मार्च को एक ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा, मैं अंग्रेजी में किया तो मैं लोगों के लिए जरा ट्रांसलेट कर लेता हूं, कि आपने कहा कि अगले आने वाले महीनों में पाकिस्तान में इकोनॉमिक सुनामी जो है वो हिट कर रही है, और ना तो पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, ना पाकिस्तान की कोई सियासी जमात, उसके पास इतनी कैपेसिटी है, ना कोई प्लान है कि उससे वो डील कर सकें। और आपने ये भी कहा कि आपको जो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसका सोच कर आप मतलब कांप जाते हैं। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि इस वक्त जो सबसे बड़ी वजह तो ऑयल प्राइस है, और उसके बाद जो हमारा आपने देखा अप्रैल में जो ट्रेड डेफिसिट बड़ा ड्रामेटिकली बढ़ गया, और जो हमारी रिजर्व्स की पोजीशन है उसके लिहाज से जो, और जो हमारी अदायगियां होनी हैं, वो पोजीशन बड़ी बहुत नाजुक है, आपको अच्छी तरह पता है। और इस वक्त जो रिजर्व्स हैं, अगर हम सऊदी अरब के, चीन के जो लोन्स हैं निकाल दें तो इस वक्त हम नेगेटिव पोजीशन में हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि रोल कर देंगे, लेकिन अगर रोलेबल कर भी दें तो इस वक्त जो मैंने ये इसलिए कहा था कि जो सियासी सूरत हाल बन रही थी, ऑयल प्राइस भी जनाब एक तरफ जो है वो चढ़ी हुई है, और दूसरी तरफ हमारी जो माशी सूरत हाल जो खराब हो रही थी, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो अगस्त 2021 से उनका डाउनवर्ड ट्रेंड था। तो इस तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सियासी, माशी, बैनुल-अक़वामी, मुझे ये खदशा हुआ कि ये सूरत हाल जो है बहुत अब नाजुक मोड़ पे पहुंच रही है, और उस वक्त हमें काफ़ी पहले हमें एंटीसिपेशन में काफ़ी इक़दाम करने चाहिए थे जो साबिक़ा हुकूमत थी उन्होंने नहीं किए, और अब तो यकीनन सूरत हाल आपके सामने है। यूसुफ साहब, आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और कहा कि ये जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है कि उनको इक़्तिदार से निकाला गया, और ये बात उन्होंने न्यूट्रल्स, कोट एंड कोट न्यूट्रल्स को बता दी थी। तो आप समझते हैं कि ये इनको इक़्तिदार में निकालने की वजह से हुआ है, या फिर ये मिसमैनेजमेंट थी इमरान खान साहब की और साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब की? देखिए, उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि फ्रेजाइल इकोनॉमी, तो वो खुद ही मान रहे हैं कि इकोनॉमी की हालत जो थी नाजुक थी जब वो इक़्तिदार में थे, तो वो तो खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। और फिर उन्हें तो ये सोचना चाहिए कि वो कौन किसको इल्ज़ाम देना चाह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को देना चाह रहे हैं या अमेरिका को देना चाह रहे हैं।
इसके जिम्मेदारी बहुत हद तक जो है वो उन पे होती है। यकीनन मैं ऑयल प्राइस बढ़ी, यूक्रेन की वॉर हुई, ईमानदारी की बातें, इससे कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गई, लेकिन उन्होंने जो फैसले करने थे वक्त पर वो नहीं किए। मिसाल के तौर पे जब रिजर्व्स की पोजीशन अगस्त 2021 के बाद से गिरनी शुरू हो गई थी, मैं पूछना चाहूंगा उन्होंने क्या किया। जब ऑयल प्राइस का ट्रेंड भी था वो अपवर्ड था, ये ग्राफ अगर आप देखें ऑयल प्राइस का 5 ईयर का चार्ट आप अच्छी तरह देख सकती हैं, कोई भी देख सकते हैं विद अ नेकेड आई कि द प्राइस वाज ट्रेंडिंग अपवर्ड। उन्होंने क्या किया। इसी तरह जो एलएनजी की प्राइसेस होती हैं वो बढ़ती हैं ऑयल के साथ, उसके मुताबिक उन्होंने इसकी प्रोक्योरमेंट के लिए, एग्रीमेंट्स के लिए क्या, वो कहते हैं हमने रशिया से लिखा। रशिया को जो लेटर भी लिखा है वो उन्होंने लेट मार्च में लिखा है, तो उस वक्त तक क्या वो सो रहे थे। उसके बाद जो सब्सिडी, जो फिस्कल डेफिसिट, जो खसारा जो है बिल्कुल काबू से बाहर हो गया, ये था कि ये 5 या 6% होगा। मेरे ख्याल से अब प्रॉब्ली अब वो मेरे अंदाजे के मुताबिक 9% से भी क्रॉस कर जाए, और जो एक्सटर्नल अकाउंट डेफिसिट है वो भी 5.5%, कोई $16 बिलियन या $17 बिलियन तक पहुंच जाए। तो यकीनन मैं कोई इसकी ये नहीं कह रहा कि मैं दफा कर रहा हूं जो उस वक्त आए हैं, लेकिन ये सारी बातें जो हैं, ये बिल्डअप है, ये चंद हफ्तों में नहीं हुआ है। इट हैज बीन बिल्डिंग अप फॉर मंथ्स, और यकीनन वो इसके जिम्मेदार हैं। शौकत यूसुफ साहब, आप ठीक कह रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये जो नई गवर्नमेंट आई है, मैं कथा कलामी हो रही है, ये बिल्कुल, आप ये जो हकायक हैं इसको कोई झुटला नहीं सकता, लेकिन इन हकायक से जाहिर है कि ये जो ऑपोजिशन में जब थे ये लोग, और अब जब गवर्नमेंट में आए हैं तो यकीनन उनको पता होगा कि हम अगर पिछली गवर्नमेंट लैंड माइन्स बिछा के गई है तो हमने उसको कैसे डिफ्यूज करना है। जो अभी तक 1 महीने में आप इनका जो भी इनका आउटलुक रही है इस गवर्नमेंट की, आपको लगता है कि दे आर केपेबल ऑफ डीलिंग विद दिस? आपने खुद कहा कि जो इकोनॉमिक सुनामी है, या ये भी आप कंफ्यूजन का शिकार है, इनको समझ नहीं आ रही क्या करना है? देखिए, इस वक्त जो हुकूमत है उसमें अच्छे लोग भी हैं, समझदार लोग भी हैं, लेकिन बहसियत मजमूई वो जो है वो कुव्वत फैसला जो है उनके सामने नहीं आ रही, और ये एक बड़ा मसला है। इसलिए कि अगर आप देखें तो कुछ लोग लंदन में बैठे हैं, कुछ लोग जो हैं वो मुल्क में काम कर रहे हैं। इस इतनी नाजुक सूरत हाल में बात ये ऐसे नहीं चल सकती है। आपको मुकम्मल इख्तियार देना होगा, जो भी जिसके पास जो पोर्टफोलियो है, जो जिम्मेदारी है, उसको वो करने दें। मैं समझता हूँ मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो फौरन जो है वाशिंगटन गए थे, फिर शहबाज शरीफ साहब, ये लोग फिर सऊदी अरब भी गए और यूएई भी गए, तो इन्होंने जो कार्रवाई जो करनी चाहिए थी वो तो अपने वक्त पे करना शुरू कर दी थी। इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक तो मेरे ख्याल से ये लोग कुछ अपसेट हुए हैं, या इन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था जो इमरान खान साहब का रिएक्शन है और जो उन्होंने सूरत हाल पैदा कर दी है। तो इस वजह से वो फैसले नहीं कर पा रहे हैं जो सियासी तौर पे इनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये एहलियत की बात है, ये ज्यादा इस बात की बात है कि इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए और हिम्मत चाहिए। और एक बात मैं और आगे भी कह सकता हूं कि अगर वो ये समझते हैं कि सियासी तौर पे वो ये मुश्किल फैसले करने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर उनको आगे बढ़ के कौम के सामने हकायक पेश करने चाहिए और फिर कौम को फैसला करने दें कि क्या होना चाहिए। अच्छा, इसमें पार्शली तो आपकी बात शायद 1-2 दिन में ट्रू साबित हो जाए कि ये अब कौम के पास जा रहे हैं उनको हकाइक बयान करने के लिए, लेकिन हकाइक बयान करने के बाद शायद ये मुश्किल फैसले ले लें जो अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है लंदन से। लेकिन यूसुफ साहब, एक और जो बड़ा बुनियादी सवाल खड़ा हो जाता है कि माजी की जितनी भी मिसमैनेजमेंट है, जाहिर सी बात है कि उसमें वजारत ख़जाना का, उसकी ब्रोक्रेसी का किरदार हमेशा रहा है, जो वक्त पे मुश्किल फैसले करने की जो एडवाइस करते हैं, समटाइम नहीं करते। अब सवाल यह है कि अगर 18 मई को पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो 2 चीज़ें आप समझते हैं कि क्या हमारे पास है इस वक्त? नंबर 1, क्या हमारी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है टू नेगोशिएट विद द IMF, क्या वो मौजूद है? नंबर 2, क्या जो IMF की शराइत है जिसमें सिर्फ तेल की कीमतें तो एक चीज़ है ना, बाकी भी उसके साथ शराइत होंगी, तो क्या वो हम शराइत एक्सेप्ट करने की पोजीशन में हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। इस वक्त कई बातें, एक तो ये कि IMF के साथ इस वक्त हमारी कोई बार्गेनिंग करने की पोजीशन नहीं है, और तारीख भी बताती है कि जो मुल्क इस पोजीशन में होते हैं वो IMF के साथ बार्गेन नहीं कर सकते हैं।
दूसरी बात यह है कि ऑयल प्राइस के अलावा इसमें भी एक मैं समझता हूँ आर्ट है। मेरी राय ये थी कि इस मकसद के लिए आप बाहर से मेरी मुराद नहीं कि आप कोई बैंकर्स वगैरह की, जो बड़े, मैं बात कर रहा हूँ बड़े वर्ल्ड रिनोन एक्सपर्ट्स की, जो इस मामले में बड़े माहिर समझे जाते हैं, उनकी मदद लें। वो इसलिए कि आईएमएफ से नेगोशिएट करना भी एक आर्ट है और उसमें बहुत चंद बातें बड़ी पेचीदा हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक्सचेंज रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, ये रिक्वायर करते हैं बड़ी हाई डिग्री ऑफ एक्सपर्टीज, जिनको इंटरनेशनल फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का बहुत तजर्बा हो और इन चीज़ों के बारे में गहरी आगाही हो। मिसाल के तौर पे मैं इमरान खान साहब इंडिया की मिसाल बहुत देते हैं, तो उम्मीद है उनको एतराज़ नहीं होगा। इंडिया में जो एक सेंट्रल बैंक गवर्नर थे राजन साहब, वो आईएमएफ के ना सिर्फ बहुत बड़े अहदेदार रह चुके थे, बल्कि वो एक बहुत काबिल और बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं। हमारे यहाँ इस तरह का कैलिबर कम पाया जाता है, और जो लोग आए भी हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, जिन्होंने काम भी किया है, मैं कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा, लेकिन ऑब्जेक्टिव मेरे ओपिनियन ये है कि वो रिलेटिवली जूनियर लोग थे। यकीनन वो बड़े वेल क्वालिफाइड थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस डेप्थ इतनी नहीं थी। ये जो क्राइसिस, वेरी जूनियर पीपल, रिलेटिवली आपने थोड़ा सा सॉफ्ट लफ्ज इस्तेमाल किया, दे वर वेरी जूनियर। चले साहब, मैं देखिए ना, फिर वो बात पर्सनैलिटी की रहती है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये ऐसा नहीं होता है। आपको एक एग्जाम्पल दूं, मैं छोटी सी, जो टेक्निकलिटी की बात है, इंटरेस्ट रेट्स की बात है। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बहुत तेजी से बढ़ा दिए थे। मैं आपको कोट करता हूं, बड़े सीनियर आईएमएफ के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस बात पे पेपर्स लिखे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां इनफॉर्मल इकोनॉमी का साइज लार्ज है, वहां थोड़ी सी टेक्निकल बात है ये, मॉनेटरी ट्रांसमिशन जो होता है, उसके इफेक्ट्स इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते। कहने का मतलब यह है आसान जबान में कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ना तो इन्फ्लेशन पे, ना ही जीडीपी पे, ना ही एक्सचेंज रेट पे कोई खास फर्क पड़ता है। इसीलिए जैसे कि मलेशिया में हुआ था, उन्होंने ऐड कर ले यूसुफ साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूं इसमें बरामदात भी ऐड कर ले। जी, इसके अंदर बरामदात भी ऐड कर ले, बरामदात में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक और मिसाल दे देता हूं आपको, बड़ी सिंपल बात है। आप तो बहुत अच्छी तरह फिगर्स को जानते हैं। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है पिछले 9 महीनों का, जो पहले थे, वो $13 बिलियन था, 13.2 टू बी एग्जैक्ट। इसका जो 50% था, तकरीबन $7 बिलियन, वो जो हमारा इंपोर्ट, ऑयल इंपोर्ट जो बिल जो बड़ा है, वो इसका जिम्मेदार था। इसके पीछे जो एक्सचेंज रेट की बात नहीं थी। और आप पिछले भी चंद सालों में उठा के देख लें, जहां जब ऑयल प्राइस बढ़ती है, इंपोर्ट बिल बढ़ता है, उसमें जो इंक्रीमेंटली जो सबसे ज्यादा एडवर्स इफेक्ट होता है, वो ऑयल या एनर्जी इंपोर्ट्स की वजह से होती है। तो इस बात को समझने की जरूरत है, और हम इसको कैसे मैनेज करें। साहब, कथा कलामी हो रही है, वक्त क्योंकि हमारे पास कम है, यकीनन ये एक ऐसा मौजू है, आपको दोबारा भी दावत दूं कि ये जो मुआशी सूरत हाल है, ये इतनी जल्दी सुधरती नजर तो आ नहीं रही पाकिस्तान में। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।